विराटगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा प्रसेन का राज था। राजा प्रसेन एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। अब मेरे विवाह के लिए जब किसी राजकुमारी का रिश्ता आएगा तभी मैं उसके साथ विवाह करूंगा, वरना नहीं। इसी तरह से समय बीता। एक दिन की बात है जब राजा अपने राज्य के एक गांव का भ्रमण करने के बाद वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में पड़ोस के राज्य की राजकुमारी सुकन्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली थी। अचानक दो लुटेरे राजकुमारी सुकन्या को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी की सहेलियों ने जंगल में खूब शोर मचाया। बचाओ, बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। मगर वहाँ पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। संयोग की बात है कि उसी तरफ से राजा प्रसेन आ रहा था। जब घने जंगल में उसने कुछ लड़कियों की चीख पुकार सुनी तो उसे समझते देर न लगी कि जरूर किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती हो रही है। राजा उस वक्त अकेला था, फिर भी उसने दोनों लुटेरों को ललकारा और उनके साथ भिड़ गया। दोनों लुटेरे राजा पर हावी हो गए, जिसके कारण राजा पूरी तरह से घायल हो गया। ठीक उसी समय राजकुमारी सुकन्या, जो कि तलवार चलाने में बहुत ही माहिर थी, उसने लुटेरों की गिरी हुई तलवार उठाई और एक एक करके दोनों डाकुओं को मार गिराया। राजकुमारी ने जब देखा कि राजा बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसने अपनी सहेलियों को वापस अपने राज्य भेज दिया था और अपने पिता के पास यह खबर भिजवा दी थी। मेरे ऊपर कुछ कर्ज चढ़ गया है और उसको वापस किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग मेरे पिता से जाके बता दीजिए। उसने राजा को घोड़े पर बिठाया और वापस राजा प्रसेन के महल में आ गई। राजा राजकुमारी सुकन्या को बचाने में पूरी तरह से घायल हो गया था, तो महल में पहुंचते ही राजा के लिए राजवैद्य ने उसका इलाज शुरू कर दिया। राजकुमारी सुकन्या भी राजा की सेवा में लग गई। फिर 15 दिनों के अंदर अंदर राजा बिल्कुल ठीक हो गया। तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, अब मुझे मेरे राज्य वापस लौटने की आज्ञा दीजिए। राजा, जो कि मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगा था, वह कहने लगा, राजकुमारी, अगर आपको यहाँ से लौटना ही था तो आप मेरे साथ यहाँ तक क्यों आई? महाराज, आपने मेरी जान लुटेरों से बचाकर मुझ पर बहुत ही उपकार किया है। आपकी जैसी बहादुर राजा को भला मैं घायल अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकती थी? राजकुमारी, उस समय तो मैं कम घायल था, इसीलिए मैं ठीक हो गया। लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं उससे भी ज्यादा घायल हो जाऊंगा। मेरे इन जख्मों का इलाज तो वैद्य जी ने कर दिया, लेकिन जो जख्म आप मुझे देंगी उनका इलाज तो आपके सिवा किसी और के पास नहीं है। अब मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मैं तो आपको इस महल की महारानी मान चुका हूँ। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं भी आपकी जैसी एक बहादुर राजा को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैं भी आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन यह फैसला मैं खुद नहीं ले सकती। इसके लिए तो आपको मेरे पिताजी से मिलना होगा। उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको यह वचन देती हूँ कि अगर मेरा विवाह होगा तो सिर्फ आपसे ही होगा, वरना मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। यह बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता के संबंध आपके राज्य के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वह जल्द नहीं मानने वाले। इसके लिए तो आपको बहुत ही कोशिश करनी होगी और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।
अगर इसके लिए मुझे बदनामी भी झेलनी पड़े तो मैं सहन कर जाऊंगी। राजकुमारी, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो फिर इतनी कठिनाइयों को सहने की क्या आवश्यकता है। हम दोनों इसी समय शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ही आपके पिता के पास चलेंगे। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा करने से तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई युद्ध हो। तो ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी कही बात के अनुसार ही चलूंगा और आपके पिताजी से बात करूंगा। राजा ने बड़ी ही भारी मन से और पूरे सम्मान के साथ राजकुमारी सुकन्या को उसके राज्य वापस विदा कर दिया। जब राजकुमारी अपने महल में पहुंची तो उसका पिता राजा सुंदर उस पर बहुत ही नाराज हुआ और कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हें मेरे विरोधी राज्य में नहीं जाना चाहिए था। तुम पूरे 15 दिन तक राजा परसेन के महल में रहकर आई हो। इस तरह से तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिताजी, मैंने आपकी इज्जत पर कोई आंच तक नहीं आने दी। मुझे राजा प्रसेन जी के साथ जाना पड़ा क्योंकि उसने मुझे लुटेरों से बचाया था और मेरी वजह से राजा प्रसेन घायल हो गए थे, तो मुझे उनकी सहायता करनी पड़ी और इस कारण से मुझे 15 दिन का उनके महल में रहना पड़ा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखती, उसी वक्त लुटा देती हूँ। तो अब हिसाब किताब बराबर हो गया। बेटी, मुझे तुम्हारी यही मूर्खता पसंद नहीं आई है। तुम छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती हो। अरे ये तो हर आदमी का फर्ज है कि वो किसी बूढ़े, स्त्री, बालक और गाय की रक्षा करे। और फिर वो तो राजा है, इसीलिए उसने अपने राज्य की प्रजा और उसके राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। अगर उसने तुम्हारी लुटेरों से सुरक्षा की है तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अगर कोई और भी राजा होता तो यही करता। तुम ही मूर्ख हो जो इस बात को एहसान मान बैठी। दूसरी तरफ राजा प्रसेन एक दिन भी राजकुमारी सुकन्या से दूर न रह सका। उसे लगा, अब मुझे चलकर राजा सुंदर से राजकुमारी का हाथ मांगना चाहिए। वह राजकुमारी के राज्य मुकुंद नगर में आ गया। जब वह राजा सुंदर के दरबार में पहुंचा और राजा सुंदर से उसने कहा, राजकुमारी का हाथ मांग लिया, तो यह बात सुनकर राजा सुंदर भड़क गया और कहने लगा, राजन, पहले तो तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। मैं इतने बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूँ और कहाँ तुम एक छोटे से राज्य के राजा। और दूसरी बात, हमारे और तुम्हारे राज्य के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध भी नहीं है। और हाँ, तुमने मेरी बेटी के ऊपर एक छोटा सा उपकार किया है। हालांकि वो एक उपकार भी नहीं है, वो तो तुम्हारा फर्ज था। और उस छोटे से फर्ज के बदले तुम सीधे राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आ गए। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि उस एहसान के बदले में मैं अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या को तुम्हें दे दूंगा। महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी उपकार के बदले में राजकुमारी की मांग नहीं की, बल्कि मुझे तो राजकुमारी से प्यार हो गया है और प्रेम के वश में होकर ही मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। आपके राज्य के साथ मैं मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य के साथ किसी भी तरह की मित्रता रखने की इच्छा नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी राजकुमारी की शादी की बात पहले से ही किसी दूसरे राजकुमार के साथ चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 2 महीनों में राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। राजन, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे लिए आपके दिल में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें निकालकर बाहर कीजिए। देखो राजन, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। तुमने राजकुमारी पर जो उपकार किया है उसी की वजह से मैं अब तक चुप हूं, वरना तुम्हें तो कब का मैंने बंदी बना लिया होता। और इससे पहले कि मैं गुस्से में आकर अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूं, तुम मेरे दरवाजे से चले जाओ
और फिर कभी भी मेरे राज्य की सीमा के अंदर कदम मत रखना। मेरे राज्य का कोई भी इंसान तुम्हारे राज्य में नहीं आएगा। यह सुनकर राजा प्रसेन को भी क्रोध आ गया और वह कहने लगा, महाराज, इतना घमंड भी ठीक नहीं है। मैं भी अपने राज्य से आपके राज्य में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दूंगा और फिर आप किसी दूसरे राज्य के साथ व्यापार नहीं कर सकेंगे। मैं कल से ही आपके राज्य में आने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दूंगा। इस तरह से राजा प्रसेन तमतमाता हुआ अपने राज्य वापस आ गया। उधर राजकुमारी सुकन्या ने जब सुना कि राजा प्रसेन और उसके पिता के बीच में बहुत ही ज्यादा बहस हुई है और बात बनने की बजाय बिगड़ गई है, अब विवाह की बात तो दूर, एक दूसरे के राज्य में प्रवेश भी बंद कर दिया गया। मैंने अपने पिता की खातिर राजा प्रसेन के महल से वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वहीं इनसे विवाह कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तो विवाह तो बहुत दूर की बात है, बल्कि कहीं कोई भयंकर लड़ाई न छिड़ जाए। तभी राजकुमारी ने अपनी सबसे करीबी सहेली से इस बात की चर्चा की। उन्होंने आपस में क्या बात की यह किसी को भी नहीं मालूम थी, लेकिन उस दिन के बाद से राजकुमारी बहुत ही खुश रहने लगी थी। दूसरी तरफ राजा प्रसेन ने क्रोध में आकर राजा सुंदर से झगड़ा मोड़ लिया। बस सोचने लगा, अगर उसने क्रोध में आने की वजह ठंडे दिमाग से काम लिया होता तो शायद बात बन सकती थी। मुझे राजा सुंदर की कड़वी बातों को सह लेना चाहिए था। अब वह अपनी इस गलती को सुधारना चाहता था और इसके लिए उसने अपने राज्य और कुंदनपुर राज्य से आने वाले लोगों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई। इसके बाद राजा प्रसेन ने राजा सुंदर को एक पत्र लिखा। किसी तरह से 2-3 महीने और बीत गए। राजा सुंदर अपनी पुत्री के विवाह के लिए किसी अच्छे वर की तलाश कर रहा था कि तभी राजकुमारी ने अपनी माँ से एक बहुत ही गुप्त बात कही, जिसे सुनकर रानी भागी भागी राजा सुंदर के पास आई और कहने लगी, महाराज, आप किसी अच्छे लड़के की तलाश फौरन बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपको राजकुमारी के विवाह के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी ने तो सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। वह तो आपकी नाक कटवा चुकी है। राजा सुंदर महारानी पर झल्लाया और बोला, रानी, तुम साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहती हो। सच्चाई सुनकर आप बिल्कुल हिल जाएंगे, आपका महल भी हिल जाएगा। जल्दी बताओ महारानी, आखिर बात क्या है। हमारी बेटी राजकुमारी सुकन्या माँ बनने वाली है, और वह भी एक कुंवारी माँ। अगर हमारी राजकुमारी ने महल की मर्यादा तोड़ी है तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसी समय उसे फांसी पर लटकवा दूंगा। आप तो क्रोध में आकर कुछ भी बोल रहे हैं। आखिर आप किस अपराध में राजकुमारी को फांसी पर चढ़ाएंगे? अगर प्रजा को मालूम पड़ गया कि हमारी राजकुमारी माँ बनने वाली थी और इसके लिए उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो हम कहीं पर भी नींव दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब तो आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के बारे में सोचिए महाराज। मेरे विचार में राजा प्रसेन एक अच्छा राजा है। वह भी आप ही की तरह राजपाट चलाता है। आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। राजकुमारी का विवाह उससे कर दीजिए। वह तो खुद ही राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहता है। अगर आप थोड़ा नरम पड़ जाएंगे तो इससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वैसे भी अब आप और मैं राजकुमारी को इस महल में देखना नहीं चाहते, तो फिर एक बार राजकुमारी को इस महल से विदा करने के बाद हम उसे भूल जाएंगे कि हमारी भी कोई बेटी थी। शादी हो जाने के बाद हमारा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा।
रानी, तुम्हारा विचार तो बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसी कुलक्षणी राजकुमारी को तो इसी तरह से त्याग देना चाहिए। मैं अभी संदेश भेजकर राजा प्रसेन को बुला लेता हूँ। उसी समय राजा सुंदर ने राजा प्रसेन के लिए एक संदेश भेज दिया। राजा प्रसेन, मैं अपनी राजकुमारी सुकन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप ये संदेश पाते ही जल्दी से जल्दी मेरे दरबार में आने की कृपा कीजिए। राजा प्रसेन ने जब यह संदेश पढ़ा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह से आखिर राजा सुंदर का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं। राजा के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। इस तरह से राजा प्रसेन राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा प्रसेन का स्वागत किया और फिर अगले ही दिन राजकुमारी और राजा प्रसेन का विवाह करवा दिया गया। राजकुमारी यह सारी बातें समझ रही थी। वह तो अपनी सहेली के कहे अनुसार ही चल रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? तुम जो बात समझकर मुझसे मुंह फेर रही हो, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था वह सब कुछ झूठ है। मैं कोई माँ नहीं बनने वाली थी। मैंने किसी तरह की कोई मर्यादा भंग नहीं की। मुझे तो अपने पति पर गर्व है। जब मैंने सुना कि मेरे पिता मेरा विवाह कहीं और कराना चाहते हैं तो मैं घबरा गई थी और झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। झूठ बोलकर और खुद को बदनाम करके मैंने अपने पति को पा लिया। आप दोनों को तो मेरे इस फैसले से खुश होना चाहिए और मुझे खुशी खुशी विदा करना चाहिए। राजकुमारी की सहेली भी उस समय वहीं पर खड़ी थी। वह महारानी से कहने लगी, रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल यह उपाय मेरा ही बताया हुआ था। मैंने ही राजकुमारी को यह सुझाव दिया था कि तुम जब ऐसे झूठ बोलोगी तो राजा तुम्हारा विवाह कहीं और नहीं कर सकेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब राजा और रानी को भी अपनी गलती महसूस होने लगी थी कि उनकी गलती के कारण ही राजकुमारी ने यह बदनामी मोड़ ली थी। उन्हें पहले ही राजकुमारी का विवाह राजा प्रसेन के साथ कर देना चाहिए था, तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। इस तरह से राजकुमारी सुकन्या रानी बनकर विराटनगर चली गई। समय बीता और फिर रानी सुकन्या ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी ने बड़े ही प्यार से राजकुमार का नाम कुलदीप रखा। समय के साथ साथ कुलदीप जब बड़ा हुआ तो उसे भी अपने पिता की तरह शिकार खेलने का शौक हुआ। वह अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। दूसरी तरफ इस नगर के पास ही कृपाशंकर नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह अपनी अकेली बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की बेटी कभी कभी अकेली जंगल के पास वाले मैदान में जाया करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा ही जंगल के अंदर घूमने के लिए उत्सुक होता रहता। एक तो उसके मन में विचार आया, मुझे आज जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि जंगल कैसा है। और फिर उत्सुकतावश वह जंगल के अंदर चली गई। दूसरी तरफ राजकुमार कुलदीप जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। वो एक हिरन का शिकार करना चाहता था, जबकि उस हिरन पर एक बाघ की भी पहले से ही घात की नजर थी। तो अचानक हिरन और बाघ के बीच में राजकुमार आ गया। बाघ ने राजकुमार पर हमला कर दिया कि तभी ब्राह्मण की बेटी शीतल की नजर उस बाघ पर चली गई। शीतल ने अपनी हंसिया फेंकी, बाघ पर दे मारी। बाघ अचानक इस हमले से घबरा गया और राजकुमार को छोड़कर जंगल में भाग गया। इस तरह से शीतल ने राजकुमार की जान बचा ली।
वरना जब राजकुमार ने देखा कि एक लड़की ने मेरी जान बचा ली तो वह सोचने लगा, ये लड़की कोई साधारण लड़की तो नहीं है। ब्राह्मण की बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इससे पहले कि राजकुमार उस लड़की से कुछ पूछ पाता, वह लड़की वहां से भाग गई। ब्राह्मण की बेटी ने उस नौजवान को नहीं पहचाना था कि वह हमारे राज्य का राजकुमार है, जबकि राजकुमार ने मन ही मन ने यह ठान लिया था कि वह उस लड़की को ढूंढ कर ही रहेगा और आज नहीं तो कल वह इसी लड़की से शादी करेगा। राजकुमार वापस महल लौट गया। इधर ब्राह्मण को अब अपने यजमानों से कुछ खास दक्षिणा नहीं मिल रही थी। 2 वक्त की रोटी भी उसके लिए मुश्किल होती जा रही थी। ऐसी खराब स्थिति देखकर एक दिन गामनी ने ब्राह्मण से कहा, आप अपने यजमानों के पास तो रोज ही जाते हैं, मेरी माने तो आप एक दिन राजा के पास जाइए। मैंने सुना है कि हमारे राजा बहुत ही धर्मात्मा है और विद्वानों और ब्राह्मणों का वो बहुत ही आदर करते हैं। आप भी राजा के पास जाओ और उसे अपनी कथा सुनाओ। हो सकता है कि उसे आपकी कथा पसंद आए और फिर एक ही बार में इतना धन मिल जाएगा कि दोबारा कभी भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन भाग्यवान, उसके दरबार में तो पहले से ही कई विद्वान हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए और राजा के दरबार में जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही वापस लौटेंगे। इस तरह से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर राज दरबार के लिए चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने राजा से सीधी याचना नहीं की कि मैं आपसे धन मांगने के लिए आया हूँ, बल्कि उसने कहा, महाराज मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी कथा सुनकर आप प्रसन्न होंगे और मुझ गरीब ब्राह्मण पर कुछ कृपा करेंगे। राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मुझे कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। आप कल से ही मुझे कथा सुनाने के लिए आ जाइए। अगर आपकी कथा मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको उचित इनाम भी दूंगा। ब्राह्मण ने दूसरे ही दिन से राजा को कथा सुनाना शुरू कर दिया। राजा पूरा ध्यान मग्न होकर ब्राह्मण की कथा सुनता। उसे रोज ही कोई न कोई नया प्रसंग सुनने को मिलता। कथा सुनते सुनते 7वां दिन भी आ गया। उस समय ब्राह्मण राजा को स्वर्ग और नरक पर व्याख्यान दे रहा था। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा में अंतर बता रहा था। ब्राह्मण बता रहा था कि किस तरह से यमराज दंड देते हैं, लेकिन पुण्य आत्माएं यमराज के दरबार में भी अपने पुण्य के बल पर बच जाती है और स्वर्ग की सभा में वह स्थान पाती है। तभी राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझे उदाहरण देकर समझाइए और ये सिद्ध करिए कि पापी किस तरह से दंड पाते हैं और पुण्य आत्माएं किस तरह से बच जाती हैं। अब ब्राह्मण के पास उदाहरण देने लायक कोई चीज नहीं थी। ब्राह्मण सोचने लगा, अब मैं राजा को किस तरह उदाहरण दूं? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहीं राजा गुस्से में आकर मुझे दंड ना दे दें। इसलिए वह राजा के दरबार से बाहर निकलने का विचार करने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे उदाहरण देने के लिए कई तरह की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए मुझे कम से कम 7 दिन का समय चाहिए। 7 दिन के बाद मैं आपको उदाहरण देकर स्वर्ग और नरक का दृश्य प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है तो ब्राह्मण देवता, आप 1 हफ्ते के बाद आइए। आपको उसी समय आपकी दक्षिणा दूंगा। फिर ब्राह्मण इस तरह से अपने घर वापस आ गया कि पत्नी ने पूछा, आपको कुछ दक्षिणा मिली? आपने तो मुझे राज दरबार में भेजकर फंसा ही दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। अब तो 1 हफ्ते के बाद राजा के आदमी मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि राजा ने मुझसे स्वर्ग और नरक का उदाहरण देकर पाप और पुण्य आत्माओं में भेद दिखाने के लिए कहा है। अब मैं ये सब कहाँ से करूँ? इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए घर से दूर जंगल में जाकर छिप जाता हूँ। अगर राजा के सैनिक आए
तो तुम कह देना कि मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर गया हूँ। इस तरह से वह ब्राह्मण जंगल में जाकर छुप गया। एक सप्ताह पूरा होने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को ब्राह्मण के घर भेजा। तो ब्राह्मण को वहां पर ना पाकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुम लोग रोज ब्राह्मण के घर जाकर उसका पता करो। जैसे ही वो घर आए उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। अब तो ब्राह्मणी और उसकी बेटी शीतल इस बात से बहुत ही परेशान हो चुके थे। और फिर एक दिन जब ब्राह्मणी अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम इस चक्की और इस पिसे हुए आटे को उठाकर रसोई में जाकर रख दो। उसकी बेटी शीतल ने पहले आटे को उठाया और फिर चक्की के ऊपर वाले भाग को हटाया। तो वह चक्की के नीचे वाले भाग को ध्यान से देखने लगी। उसी चक्की के भाग में ही राजा के उस सवाल का जवाब मिल चुका था। वो अपनी माँ से कहने लगी, मुझे राजा के सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर कल कोई राजा का सैनिक पिताजी को पूछने के लिए आए तो तुम उसे वापस मत भेजना। राजा के सवाल का जवाब देने के लिए मैं खुद जाऊंगी। अगर सैनिक आए तो आप यह कह देना कि राजा के छोटे मोटे सवालों का जवाब देने के लिए ब्राह्मण नहीं बल्कि उसकी बेटी ही काफी है। दूसरे दिन जब राजा के सैनिक ब्राह्मण के घर आए तो कहने लगे, कहाँ है ब्राह्मण? महाराज ने उसे राजमहल बुलवाया है। आप लोगों के साथ मेरी बेटी जाएगी और वही राजा की सवालों का जवाब देगी। सैनिक ब्राह्मण की बेटी शीतल को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस समय दरबार में ही बैठा था और राजकुमार भी वहीं पर मौजूद था। ब्राह्मण की बेटी जब राज दरबार में पहुंची तो उसने देखते ही राजकुमार को पहचान लिया। यह तो वही नौजवान है जिसकी मैंने जान बचाई थी। दूसरी तरफ राजकुमार भी शीतल को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की को कहाँ पर देखा है। महाराज, मेरे पिता कोई भगोड़े नहीं है। आप मेरे पिता का अपमान मत कीजिए। उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, जबकि आपके सवालों के जवाब तो मैं भी दे सकती हूँ। इतने छोटे सवालों के जवाब के लिए मेरे पिता की क्या आवश्यकता है? आप स्वर्ग और नर्क की झांकी देखना चाहते हैं तो मेरे लिए एक चक्की मंगवाइए और उसके साथ ही एक सेर गेहूं भी मंगवाइए। अगर तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब देती हो तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लड़की ने गेहूं पीसना शुरू किया। गेहूं पीसे जाने के बाद जब आटा बन गया तो उसने राजा के सामने चक्की के ऊपर वाले भाग को हटा दिया और राजा से बोली, लीजिए महाराज, गौर से देखिए। जो पापी थे वह काल की चक्की में पीसकर आटा बन गए। जिन्होंने कम पाप किए थे वह आधा टूटकर आधे गेहूं के दाने बन गए, परंतु जो पुण्य आत्माएं थी वह बिल्कुल साबुत ही रह गए। उनका काल रूपी चक्की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लड़की का जवाब सुनकर राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह बोला, वाह बेटी वाह, तुमने तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। इससे अच्छा तो कोई समझा ही नहीं सकता। मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हें धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ दे सकता हूँ। महाराज, मैं अपने ज्ञान का सौदा नहीं करना चाहती। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ राजकुमार बहुत देर से शीतल को देखे जा रहा था। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, ये तो वही लड़की है जिसने बाघ से मुझे बचाया था और आज साबित हो गया है कि ये बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी है। ठीक है राजकुमार, अगली पूर्णिमासी को
तुम्हारा विवाह इसी कन्या के साथ किया जाएगा। फिर राजा ने पूरे सम्मान के साथ शीतल को ढेरों उपहार देकर रथ में बिठाकर उसके घर विदा कर दिया। और शीतल के पिता जो कि जंगल में गए थे वो भी वापस घर आ गए। समय आने पर राजकुमार और शीतल का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया गया।